गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दीक्षा मिश्रा आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबों को बताया गया है कि अभी हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि डीजीटी की तरफ से हमें भेजे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पिछले क्लास में भी आप लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़े हैं। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डिस्कशन के बाद भी समझ में ना आए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज वाला जो क्वेश्चन है उसे अच्छी तरह से समझिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। मतलब किसी भी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आया है, हार्ट अटैक आया है, तो आप उन्हें देखकर कैसे पहचान सकते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, पेट में अधिक सूजन, होठों के चारों ओर नीला रंग। तो इसका आंसर होगा होठों के चारों ओर नीला रंग। जब किसी भी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आता है, हार्ट अटैक आता है, तो क्या होता है, उनका जो हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो जब खून बहना बंद हो जाएगा तो हमारा शरीर नीला पड़ने लगता है या काला पड़ने लगता है। तो अगर कार्डियक अरेस्ट आया है तो हम लोग देख सकते हैं किसी व्यक्ति को कि उसका होठ के चारों ओर, मुंह के चारों ओर नीला रंग होने लगता है, क्योंकि रक्त प्रवाह बंद हो जाता है हमारे शरीर में। बाकी जो ये तीन ऑप्शन है, रीढ़ की हड्डी में दर्द, मुंह पूरी तरह बंद, पेट में अधिक सूजन, ये किसी और भी बीमारी में हो सकता है या नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है कि अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उनको ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो वो नाक के साथ साथ मुंह से भी सांस लेने लगते हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द पेन की वजह से हो सकता है, किसी भी और बीमारी की वजह से हो सकता है, स्पाइनल में कोई इशू है, कोई दर्द है तो उसकी वजह से हो सकता है। पेट में अधिक सूजन, कोई किडनी का बीमारी है या लीवर का बीमारी है तो उसकी भी वजह से हो सकता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जब भी आएगा तो क्या होता है, उसमें हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से हमारा मुंह के चारों ओर हमारा जो कलर है वो नीला पड़ने लगता है। आगे है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का क्या नाम है। जो हमारे फिगर में बताया गया है ये क्या है। वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशनल प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर। तो ये जो टूल है ये कौन सा है, डायगोनल कटिंग प्लायर। प्लायर का बेसिकली क्या काम होता है, किसी भी तार को काटना, ऐंठना, उसका इंसुलेशन रिमूव करना या तार को ज्वाइंट करना, दो या दो से अधिक तार को ज्वाइंट करना। तो अलग अलग वर्क पर्पस के लिए अलग अलग प्लायर का हम लोग यूज करते हैं। ये है डायगोनल कटिंग प्लायर। डायगोनल कटिंग प्लायर का नाम क्यों पड़ा है कि जो इसका नोज है और जो इसका हैंडल है इसके बीच में कट लगा होता है। यहाँ पे भी देखिए कट लगा हुआ है और यहाँ पर भी कट लगा हुआ है। इस कट में अगर हम लोग तार को रखते हैं और हैंडल से प्रेस करते हैं तो वो तार वहाँ से कट जाता है, तो इसका नाम है डायगोनल कटिंग प्लायर। इसको हम लोग जनरली तार को काटने के लिए उपयोग करते हैं। उसी प्रकार वायर स्ट्रिपर, वायर स्ट्रिपर का क्या काम होता है, किसी भी तार को इंसुलेशन को रिमूव करना। क्रिम्पिंग टूल, इसका भी है इंसुलेशन को रिमूव करना। कॉम्बिनेशन प्लायर जो मल्टीपर्पस प्लायर है जिसका हम लोग मल्टीपर्पस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो फिगर में जो चिन्ह है इसका क्या नाम है। चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह। तो ये जो चिन्ह है वो है, जो सेफ्टी साइन है ये है सूचनात्मक चिन्ह है। मतलब ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सूचनात्मक चिन्ह का क्या काम होता है, वो किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन देता है। ये है सूचनात्मक चिन्ह। ये क्या सूचना दे रहा है कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी वर्कशॉप में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्लव्स पहन के हमें काम करना चाहिए, हमें ग्लव्स पहनने का सूचना दे रहा है। उसी प्रकार जो चेतावनी चिन्ह होता है वो क्या करता है, किसी भी काम को करने के लिए मना करता है, चेतावनी देता है कि ये काम करने से हमें हार्म हो सकता है। आवश्यक चिन्ह मतलब वो काम करना जरूरी है, आवश्यक है। निषेधक चिन्ह, निषेध मतलब किस चीज़ को करना मना होता है। निषेधक चिन्ह हमको बताता है कि वो चीज़ करना वहाँ पे मना है, वो है निषेधक चिन्ह। नेक्स्ट है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। किसी भी व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे, क्या फर्स्ट एड उपलब्ध कराएंगे। महलम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना,
चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना या चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। किसी भी व्यक्ति को चोट लगा है और उसको वहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या करते हैं हम लोग जनरली वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर तक दबाए रखते हैं, कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए थोड़ा देर तक उसको हम लोग दबाए रखते हैं। दबाए रखने से क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो रक्त का जो फ्लो होता है वो वहाँ पे बंद हो जाता है। जब रक्त का फ्लो बंद हो जाता है उसके बाद हम लोग करते हैं कि इसको डिटॉल से या एंटीसेप्टिक से साफ़ करते हैं, फिर मलहम लगाते हैं। तो मलहम लगाना, ड्रेसिंग करना उसके बाद का प्रोसेस होता है। पहले हम लोग तुरंत क्या करते हैं, उस भाग को दबाव डालते हैं कि वहाँ से रक्त का फ्लो बंद हो जाए। रक्त का फ्लो जब बंद हो जाता है तब हम लोग मलहम लगाते हैं, उसके बाद उसको ड्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है कहीं पे वर्कशॉप में, इंडस्ट्री में या घर में कुछ भी काम कर रहा है और उसमें उसको करंट लग गया, तो जब करंट का क्या गुण होता है कि वो व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, वो अपने व्यक्ति को, इंसान को अपनी ओर खींच के रखता है। तो जब उसको करंट लगेगा तो वो क्या होता है, वो सट जाता है, उसमें करंट में चिपक जाता है। तो उसको हम लोग कैसे वहाँ से उसको बचाएंगे, उसका जो तात्कालिक कदम है वो कौन सा होना चाहिए। तो ऑप्शन है, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें, आपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। तो इसका आंसर क्या होगा, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। जब कोई भी व्यक्ति जब करंट के साथ जुड़ा रह जाता है, वो चिपका रह जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एमसीबी को या फ्यूज को ऑफ करते हैं। एमसीबी और फ्यूज को जब हम लोग ऑफ करेंगे तो क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, सर्किट का कनेक्शन जो होता है उसको तोड़ देता है। जब एमसीबी और स्विच को हम लोग, एमसीबी और सर्किट ब्रेकर को हम लोग, फ्यूज को हम लोग ऑफ कर देंगे, उसके बाद हम लोग स्विच को ऑफ करेंगे, तब वो इंसान को हम लोग, उस व्यक्ति को हटाएंगे। अगर हम लोग एमसीबी या फ्यूज को ऑफ नहीं किए हैं और डायरेक्ट हाथ के द्वारा खींचेंगे या धक्का देंगे तो क्या होगा, हम भी उसी व्यक्ति में सट जाएंगे, क्योंकि करंट का गुण होता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। करंट किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है, तो हम लोग उसको अगर बिना सप्लाई ब्रेक किए उसको हम लोग हाथ से खींचेंगे या धक्का देंगे तो हम भी उस पर चिपक जाएंगे। और जब तक दूसरे किसी व्यक्ति को बुलाएंगे तब तक तो उसका हो सकता है कि वो डेथ भी हो जाए। अगर हम हायर अथॉरिटी को जब तक कंप्लेन करेंगे, उसको बताएंगे, उसको जानकारी देंगे, तब तक हो सकता है कि वो व्यक्ति का डेथ हो जाए। या किसी और भी व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएंगे तब तक भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे, या ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसका डेथ हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग तुरंत क्या करेंगे, एमसीबी या फ्यूज को ऑफ करेंगे, उसके बाद स्विच को ऑफ करेंगे। नेक्स्ट है, इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है। ये जो चिन्ह है इसका क्या नाम है, विद्यालय, संरक्षित, असंरक्षित या पैदल क्रॉसिंग। तो इस फिगर में देखिए क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे एक फुटपाथ बना हुआ है, उस पर कोई व्यक्ति चल रहा है, तो ये हमारा क्या है, पैदल क्रॉसिंग का चिन्ह है। ये चिन्ह जनरली किसी पार्क में या फुटपाथ पे लगा होता है। वहाँ पे ये हमको क्या बताता है कि ये पैदल चलने का रास्ता है, पैदल क्रॉसिंग का जगह है, वहाँ पे गाड़ी या व्हीकल को जाना मना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा क्या है। किसी भी व्यक्ति को हेड में हाई इंजरी है, ज़्यादा इंजर्ड है, तो वो कितना देर तक बचा रह सकता है, उसके लिए गोल्डन टाइम कितना हो सकता है। पहला 15 मिनट, पहले 30 मिनट, पहले 45 मिनट या पहले 60 मिनट। इसका आंसर होगा पहले 30 मिनट। वो मैक्सिमम 30 मिनट तक बचा रह सकता है, आधा घंटा तक बचा रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति कोमा में अगर है तो कौन सा सिचुएशन होगा। बेहोश रहने पर बुलाने पर उत्तर देना, बेहोश में रहना पर बुलाने पर उत्तर ना देना, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर ना देना, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। इसका आंसर क्या होगा, कोमा में जब कोई भी व्यक्ति रहता है तो क्या होता है, वो पूरी तरह संवेदनहीन होता है, सेंसलेस, टोटली सेंसलेस होता है। जब सेंसलेस रहेगा कोई भी व्यक्ति तो क्या होता है, वो बैठा नहीं रह सकता, वो चल नहीं सकता है, तो वो लेटा रहता है। और जब वो सेंसलेस है, संवेदनहीन है, तो वो हमारे किसी भी बात पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो संवेदनहीन होगा तो लेटा रहेगा और बुलाने पे कोई उत्तर नहीं देगा।
बाकी जो तीनों क्वेश्चन है ये तो कोमा का स्थिति नहीं है, बुलाने पर उत्तर ना देना या बेहोश रहना कोमा नहीं हो सकता। जब हम लोग टोटली सेंसलेस होते हैं, मतलब हमारा कोई भी सेंस ऑर्गन काम नहीं करता है, तो वो क्या है, कोमा का सिचुएशन कहलाता है। नेक्स्ट है, इस गेज का क्या उपयोग है। ये जो गेज है फिगर में जो दर्शाया गया, ये इसका क्या उपयोग है। जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना, मशीनों को जॉब को मशीनों में डेंटम के समांतर रखना। तो ये जो गेज है इससे हम लोग जॉब का आंतरिक त्रिज्या को जांचते हैं। किसी भी जॉब के इंटरनल भीतरी भाग का जो त्रिज्या है, भीतरी भाग में कितना होल है, कितना त्रिज्या है, उसको हम लोग इस गेज से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रेती का क्या नाम है। ये जो रेती है जो फिगर में दर्शाया गया, ये क्या नाम है इसका। रास्प कट रेती, एकल कट रेती, दोहरी कट रेती या वर्गाकार कट रेती। तो इसका आंसर होगा रास्प कट रेती। रेती क्या होता है, किसी भी जॉब पे या किसी भी मटेरियल का जो सरफेस होता है, जो सतह होता है, वो खुरदरा है, तो उसको हम लोग जिस टूल से उसको चिकना बनाते हैं वो रेती कहलाता है। और जब टूल का उपयोग करके हम लोग उसकी सतह को चिकना करते हैं तो उसको हम लोग रेतना कहते हैं, और जो टूल का उपयोग करेंगे वो रेती कहलाता है। और रेती में जो ये दांत जो बना, ये जो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर फाइल के ऊपर जो दांत हैं, ये अलग अलग दांत के ऊपर अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसा दांत रहेगा उसका वैसा नाम है। तो ये इसका जो आंसर है ये है रास्प कट रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है। ये जो फिगर में औजार है इसका क्या नाम है। डिवाइडर, आंतरिक कैलिपर, विषम लेख कैलिपर, बाह्य कैलिपर। कैलिपर क्या होता है, किसी भी वस्तु के डायमेंशन को मेजर करता है। किसी भी वस्तु का व्यास, त्रिज्या या डायमेंशन जो है उसको मेजर करता है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किसके जैसा होता है, कंपास के जैसा, प्रकाल के जैसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ये कौन सा है, आंतरिक कैलिपर। आंतरिक कैलिपर मतलब वो भीतरी भागों को, आंतरिक मतलब भीतरी, अंदरूनी, वो भीतरी भाग के व्यास को मेजर करेगा। अगर यही बाह्य कैलिपर होता तो क्या करता है, वो बाहरी व्यास को मेजर करता, किसी भी मटेरियल के, किसी भी जॉब के बाहरी व्यास को मेजर करता। ये इसका आंसर होगा आंतरिक कैलिपर। नेक्स्ट है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, गलत सीजनिंग, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो इसका आंसर होगा असमान सिकुड़न। कोई भी लकड़ी जब अनइवन तरह से सूखने लगता है तो उसमें ट्विस्टिंग दोष आ जाता है। नेक्स्ट है, मोटाइज छेनी का क्या उपयोग है। लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। छेनी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग छेनी का उपयोग किसी भी चीज़ में छेद करने के लिए या किसी भी चीज़ को काटने के लिए करते हैं। तो मोटाई छेनी का उपयोग हम लोग क्या करेंगे, लकड़ी में छेद करने के लिए। जब भी किसी लकड़ी में हम लोग को आयताकार छेद करना होगा, रेक्टेंगुलर होल करना होगा, तो हम लोग मोटाई छेनी का उपयोग करते हैं। शीट मेटल में तेज मोड़ो, मतलब कोई भी मेटल शीट है उसको शार्प बेंड करना है, उसका जो बेंड है वो एकदम नुकीला होना चाहिए। किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग करेंगे, वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक या वेबल एज वर्गाकार स्टेक। इसका आंसर होगा हैचेट स्टेक। स्टेक क्या होता है, स्टेक का उपयोग हम लोग किसी भी मेटल को हम लोग मोड़ने के लिए करते हैं। और जब हम लोग को शार्प बेंड देना होता है तो हम लोग हैचेट स्टेक का उपयोग करते हैं। हैचेट स्टेक में क्या होता है ना, उसका जो एज होता है, उसका जो किनारा होता है वो एकदम शार्प होता है और स्ट्रेट होता है। तो हम लोग मैनुअली हैचेट स्टेक की मदद से हम लोग मैनुअली मेटल शीट को मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार हेतु उपयोग किया जाता है। जाली छेनी, क्रॉस कट छेनी, अर्धवृत्ताकार छेनी, हीरा पॉइंट छेनी। छेनी क्या है, वही है किसी चीज़ को छेद करना या काटना, छेनी का उपयोग करते हैं हम लोग। छेनी
तीन प्रकार का होता है, फर्मर छीनी, कोल्ड चीजल और हॉट चीजल। तो कोल्ड चीजल का उपयोग हमेशा हम लोग मेटल के लिए करते हैं। तो जब किसी भी मेटल को स्क्वायर कॉर्नर बनाना होगा, उसका जो स्क्वायर है वो शार्प है और स्क्वायर बनाना है और शार्पली बनाना है, तो हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल से जो कॉर्नर होता है वो शार्प बनता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? कैलिपर का उपयोग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी जॉब का, मटेरियल का डायमेंशन को मेजर करने के लिए करते हैं। और तो क्या बोल रहा है कि आउटर एज के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए किस कैलिपर का हम लोग उपयोग करते हैं? ऑप्शन है आंतरिक कैलिपर, जेनी कैलिपर, बाह्य कैलिपर, स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। तो इसका आंसर होगा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का उपयोग हम लोग पदार्थ के बाहरी सिरे के समानांतर रेखाएं खींचने में करते हैं। आंतरिक कैलिपर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? भीतरी भाग के त्रिज्या को मेजर करने के लिए। बाह्य कैलिपर का उपयोग बाह्य भागों के बाहरी हिस्सों के त्रिज्या को मेजर करने के लिए बाह्य कैलिपर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? ये जो ड्रिल बिट है इसका क्या नाम है? फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर शैंक बिट, काउंटर शिंक बिट, स्ट्रेट शैंक बिट। तो इसका आंसर होगा टेपर शैंक बिट। टेपर शैंक बिट का उपयोग हम लोग फेरस या नॉन फेरस मेटल में ड्रिल करने के लिए करते हैं। इससे क्या होता है, टेपर शैंक बिट से क्या होता है, उसका जो कटिंग लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। और इसका जो देखिए टेपर शैंक बिट में क्या है, ये टैंक्ड कॉनिकल कट लगा हुआ है। क्या है, ये तिरछा कॉनिकल कट लगा हुआ है और ये टेपर होने के कारण होल्स में ईजिली फिट हो जाता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? फेरस और नॉन फेरस मेटल में ड्रिल करने के लिए करते हैं टेपर शैंक बिट का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है? वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, वेबल एज वर्गाकार स्टेक। आंसर होगा वर्गाकार स्टेक। वर्गाकार जो स्टेक है उसका उपयोग हम लोग जनरली मेटल शीट को मोड़ने के लिए, बेंड करने के लिए जनरल पर्पस में उपयोग करते हैं। हैचेट स्टेक के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि वो शार्प बेंड करता है या कॉर्नर को कॉर्नर बनाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 × 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? थ्रेड का व्यास, थ्रेड का पेच, थ्रेड की गहराई, थ्रेड की लंबाई। तो 1.25 वो थ्रेड का पिच को रिप्रेजेंट करता है, उसको डिनोट करता है। तो थ्रेड का पिच क्या होता है? किसी भी दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग mm में, मिलीमीटर में मेजर करते हैं। अगर ये 1.25 थ्रेड का पिच है तो 1.25 ही दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस होगा। जितना डिस्टेंस होगा वही पिच कहलाएगा। थ्रेड का गहराई कि वो कितना वो उसका डेप्थ है, थ्रेड का लंबाई या थ्रेड का व्यास, ये अलग अलग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? गांठ, कपिंग, चटकना, घुमाना। आंसर है गांठ। जब किसी भी लकड़ी में अलग अलग ब्रांच निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है? गांठ हो जाता है। इसलिए इसका आंसर ए नंबर होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।